Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है ईथर्स में ईथर्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। अब ईथर्स जो होते हैं ये इसमें ROR मतलब COC ग्रुप पाया जाता है और ये जो होते हैं वाष्पशील द्रव होते हैं और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्वथनांक इनके जो है बहुत कम होते हैं और COC ग्रुप के कारण इसमें स्लाइटली ये पोलरिटी आ जाती है जिससे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है स्लाइटली हायर होते हैं। किससे? इनके जो संगत हाइड्रोकार्बन से करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन से उससे थोड़े से ज़्यादा और एल्कोहल्स की कंपेयर में इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो है बहुत कम होते हैं क्योंकि अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इस तरह से ये टेबल में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट इनके अल्कोहल्स के डाईमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, डाईप्रोपिल ईथर। जैसे बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है। डाईइथाइल ईथर जो जनरली हम यूज़ करते हैं 34.6, ये इतना कम है कि समर्स में जब टेम्परेचर 40 डिग्री है या 45 है तो ये ईथर जो है ये अगर हम उसमें रख दें किसी ओपन डिश में तो अपने आप जो है ये वाष्प बन के निकल जाता है। इतने कम इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। डेंसिटी भी इनकी कम होती है, इवन वाटर से भी कम है, तो ये जल से हल्के होते हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, जैसे कि फॉर्मूले से हमें दिख रहा है RCH2O CH2R। अब इसमें एल्किल ग्रुप भी है दो और O ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये इसलिए डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस शो करता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्किल ग्रुप के कारण जो है प्रतिस्थापन क्रियाएं होंगी और इथरल ऑक्सीजन पे जो है लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसके कारण कुछ रिएक्शंस होंगी लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण। दूसरा जो है COC बॉन्ड है इसमें, तो CO बॉन्ड का जो बंध है वो टूटेगा, उसके कारण रिएक्शंस होंगी, CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस और कुछ दूसरी अभिक्रियाएं अदर रिएक्शंस होंगी। पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्किल ग्रुप्स, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें हैलोजनीकरण। तो अब इसमें हैलोजनीकरण क्या होता है? क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जो है ईथर को अगर हम हीट करें, गर्म करें, तो इसका जो अल्फा कार्बन परमाणु पर हैलोजिनेशन हो जाता है। अब ईथरी ऑक्सीजन परमाणु से लगा हुआ जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन परमाणु है वो हैलोजन परमाणु के द्वारा जो है सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे कि रिएक्शन में दिख रहा है यहाँ पर CH3CH2 दो एथिल ग्रुप है, डाईइथाइल ईथर है, X2 क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकती है। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन लगा है उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ हेलो ग्रुप आ जाता है। फिर सेकेंड जो है उसमें दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ हेलो ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ बनता है अल्फा अल्फा डैश डाईएथिल ईथर। तो इस तरह से इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये हेलोजिनेशन होता है। ये डार्क में होता है, अंधेरे में होता है। पर यही अगर हम सूर्य के प्रकाश में क्रिया करवाएं, सनलाइट में ये रिएक्शन करवाई जाए तो इसमें जो निर्माण होता है प्रोडक्ट का वो अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर डाईइथाइल ईथर है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बन रहा है CCl3 CCl2O CCl2 CCl3 पर क्लोरो डाईइथाइल ईथर का निर्माण होता है। अब अगर पेरोक्साइड कुछ मात्रा में प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन जो है ये एक्सप्लोजिव की तरह हो जाती है, विस्फोटक की तरह कार्य करती है। तो इसलिए अगर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोटेशियम थायोसाइनाइड और फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ, तो हमें ये डार्क रेड कलर का FeCNS प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अब
नेक्स्ट है रिएक्शंस ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ईथरल ऑक्सीजन। ईथरल ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर उपस्थित है उसके कारण अभिक्रिया है। तो उसमें फर्स्ट है ऑटो ऑक्सीडेशन, स्वतः ऑक्सीकरण जिसको बोलते हैं, जिसमें कि पर ऑक्साइड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड। ऐसे ईथर जिनमें अल्फा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट हो, तो ये एयर की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे अगर डाइथाइल ईथर को एयर के प्रेजेंस में हम काफ़ी लंबे समय तक अगर रख दें, करीब वीक से लेके मंथ तक का, महीनों तक हम छोड़ दें, तो इसका ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है। और इसमें इथॉक्सी एथिल हाइड्रो पर ऑक्साइड की जो है इम्प्योरिटी आ जाती है, मतलब उसका निर्माण हो रहा है, इसलिए यह उसकी इम्प्योरिटी के रूप में उसमें आ जाता है। और यह भी एक एक्सप्लोजिव या विस्फोटक प्रकृति का होता है। और इस पर ऑक्साइड के बनने को रोकने के लिए इसलिए हमें ईथर में क्यूप्रस ऑक्साइड मिला देते हैं, जैसे कि रिएक्शन में दिख रहा है। डाइथाइल ईथर एयर में हमने काफ़ी दिनों तक रख दिया, तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है 1 इथॉक्सी एथिल हाइड्रो पर ऑक्साइड का। ये एक्सप्लोजिव का की तरह कार्य करता है। अब सेकेंड है इसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट्स, ऑक्सोनियम लवणों का बनना। ईथर की रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेट इनऑर्गेनिक जो एसिड्स हैं, अकार्बनिक अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, उनके साथ कराएं या उनमें घोल के उनको रखें, तो ऑक्सोनियम जो है सॉल्ट्स का निर्माण होता है, ये ऑक्सोनियम लवण बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ईथर किस तरह से काम करता है, एक बेस की तरह काम करता है, क्षार की तरह ये काम करता है। और इस प्रकार से ये ईथर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून जो कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड्स के साथ मिलकर और अपना ऑक्सीजन जो इसका है उसकी लोन पेयर जो इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर की सहायता से इनके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, उपसह संयोजी बंध बना लेता है। और जो इसमें प्रोडक्ट बनता है उसे ऑक्सोनियम सॉल्ट्स कहते हैं या ऑक्सोनियम लवण कहते हैं। जैसा कि इसमें रिएक्शन में दिख रहा है, H2SO4 के साथ ये डाई एल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण कर रहा है। ये इसकी मैकेनिज्म है। सल्फ्यूरिक एसिड पहले SO3 HSO4 और H3O हाइड्रोनियम आयन में टूटेगा, फिर ये प्रोटोनेटेड ईथर के साथ SO3 रिएक्ट करेगा और फिर R+ और RHSO4 का निर्माण होगा। इसके बाद एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा। इस तरह से ये ऑक्सोनियम सॉल्ट्स बनाता है। अब अगर इसमें HCl गैस के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए, तो HCl गैस को भी इसमें ये डिसॉल्व करके डाई एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड बना लेता है। यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रहा है डाई एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड का HCl के साथ। HCl गैस हमने अगर ली, तो ऐसे अगर हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट बनाता है। यहाँ पे दिख रहा है ये रिएक्शन में BF3। तो इस तरह से ये निर्माण करता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट का। तो ये लोन पेयर जो प्रेजेंट है ईथर पे, उसकी रिएक्शंस थी। अब नेक्स्ट है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड के कारण जो रिएक्शंस होती हैं वो उसे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड रिएक्शंस कहते हैं। तो फर्स्ट उसमें है हाइड्रोलिसिस, मीन्स जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस को बोला जाता है जल अपघटन। तो जब ईथर को डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाई प्रेशर पर गर्म करते हैं, तो एल्कोहल्स हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि रिएक्शन में दिख रहा है C2H5 और C2H5 डाइथाइल ईथर है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा इथेनॉल का, और एक मॉलिक्यूल C2H5 का यहाँ बन जाएगा। तो हमें प्राप्त होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। अब रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाएं, HX के साथ कराएं, तो ईथर को प्रबल अम्ल जैसे HI है या HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एल्किल हैलाइड और एल्कोहल बनते हैं, जैसे ROR+ HX।
तो RX एल्किल हैलाइड और ROH मीन्स एल्कोहल्स का निर्माण होता है। डाइएथिल ईथर लिया, उसकी रिएक्शन करवाई तो इथेनॉल और एल्किल हैलाइड बना। उसमें अगर H6 में हम HI लेंगे तो आयोडाइड बनेगा और इथेनॉल। और अगर हम HBr लेते हैं, HBr लेंगे तो एथिल ब्रोमाइड और इथेनॉल का निर्माण होगा। अब इसी में अगर हम HBr और HI की एक्सेस लें, अधिकता लें, तो उसमें एल्कोहल नहीं बनेंगे और C2H5 मतलब एथिल आयोडाइड और C2H5Br एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होगा अगर एक्सेस में HX लिया जाए तो ये इस तरह ये रिएक्शन है इसकी। अब इसमें अगर मेथिल ईथर को HI के साथ गर्म करने पर मेथिल आयोडाइड बनता है और इस रिएक्शन का उपयोग जो है मेथॉक्सी समूह के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका हम मैकेनिज्म अगर देखें तो इसकी रिएक्शन के मैकेनिज्म या क्रियाविधि देखी जाए, HX के साथ जो रिएक्शन हो रही है, तो पहला SN2 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। तो पहले HX जो है H+ और X- में टूट जाएगा और ROR के साथ H+ मिलके प्रोटोनेटेड ईथर बनाएगा और प्रोटोनेटेड ईथर फिर X- क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो RX और ROH एल्कोहल का निर्माण होगा और एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। तो ये होता है, इस तरह का निर्माण जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म या SN2 क्रियाविधि से होता है। और पहले ही जैसे बताया था, अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो एल्कोहल नहीं बनेगा, RX और H2 बन जाएगा। सेकेंड मैकेनिज्म है SN1 मैकेनिज्म। SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन, जैसे आप जानते हैं सब लोग, कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। तो HX पहले देगा H+ और X-, प्रोटोनेटेड ईथर का निर्माण होगा। उसके बाद जो है R+, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा और SN2 में क्या था, ट्रांजिशन स्टेट आके और प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होगा और ROH बनेगा। फिर ये कार्बोकेटायन R+ जो है ये X- के साथ रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा। अब इसमें जो रिएक्शंस है, जो SN2 मैकेनिज्म जिसमें पाई जाती है वो किस तरह से पाई जाती है, यदि उसमें एक ग्रुप मेथिल हो CH3 और दूसरा ग्रुप जो है प्राइमरी या सेकेंडरी एल्किल ग्रुप हो, तो ये मेथिल हैलाइड जो बनता है या जो रिएक्शन जो कंप्लीट होती है वो SN2 मैकेनिज्म के कारण बनती है। जैसे एग्जांपल CH3O CH CH3 CH3, अभी आइसोप्रोपिल ग्रुप है तो आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर है, ये इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो मेथिल हैलाइड बनेगा प्लस CH3 CH CH3OH आइसोप्रोपिल एल्कोहल का निर्माण होगा। अब इसके बाद कुछ अदर रिएक्शंस भी देता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ईथर जो है डाइथाइल ईथर लिया है, रिएक्ट करता है एट 500 डिग्री 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है ये दाब पर, और हीट करते हैं इसको। BF3 कैटलिस्ट की तरह यहाँ काम करता है और एथिल प्रोपेनॉइड हमें मिल रहा है CH3COO C2H5, इट मीन्स एस्टर का यहाँ निर्माण हो रहा है। ईथर से यहाँ पर ये एस्टर बन रहा है CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। सेकेंड है कंबशन, दहन जिसको बोलते हैं। अब ये एयर में जो है CO2 और वाटर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करता है। तो डाइइथाइल ईथर जो है ये बहुत ज्वलनशील द्रव है, वायु के साथ ये प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स निर्जलीकरण। तो डाइइथाइल ईथर को जो है, डाइइथाइल ईथर के जो वेपर्स है उनको अगर हम एल्यूमिना कैटलिस्ट पर प्रवाहित करें और हीट करें उसको, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जैसे यहाँ से CH3 CH2O CH2 CH3, अब इसमें से HOH निकल जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स एल्कील का निर्माण होता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन।
अब इसकी लास्ट जो है जीसल विधि, जीसल्स मेथड, ये जो मेथड है ये ईथर में एल्कोक्सी समूह जो पाया जाता है उसके परीक्षण और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की विधि है। मीन्स भारात्मक आकलन, भार के साथ जो किया जाता है भारात्मक एस्टिमेशन जो है, भारात्मक आकलन और एल्कोक्सी समूह के परीक्षण की ये प्रोसेस है। इसमें ईथर का हम जो है नॉन वेट ले लेते हैं, ज्ञात भार ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं 57% हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ। और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें वाष्पशील एल्किल आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के अल्कोहली विलयन में अवशोषित करा लेते हैं, एब्जॉर्ब करा लेते हैं। अब एल्किल आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन से क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। अब जो प्रेसिपिटेट हमें सिल्वर आयोडाइड का प्राप्त हो रहा है उसको हम वॉशिंग कर लेते हैं, जल से उसको धो लेते हैं, वाटर के साथ वॉशिंग कर लेते हैं और फिर ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो ये जो ड्राई जो प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त हुआ है सिल्वर आयोडाइड का, उसका हम वेट ज्ञात कर लेते हैं, उसका भार हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ दिख रहा है सिल्वर आयोडाइड AgI, Ri और OR, एल्कोक्सी ग्रुप है OR। इसमें ये मोल्स का जो है रिलेशन ये बता रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से देखते हैं, तो इस प्रकार का जो ईथर का भार और सिल्वर आयोडाइड का भार से एल्कोक्सी समूह की संख्या और इसका जो एस्टिमेशन है भारात्मक आकलन किया जा सकता है। अब इसमें हम एग्जांपल्स इसको समझेंगे तो हमें समझ आएगा। जैसे हमने एनिसोल लिया, एनिसोल होता है C6H5OCH3। अब एनिसोल में OCH3 जो ग्रुप है उसका हमें भारात्मक आकलन हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। इसकी रिएक्शन हम HI के साथ कराएंगे। HI का हमने पहले ही बताया था, एनिसोल का ज्ञात भार की HI कितना था 57% ऑफ HI। उसकी रिएक्शन करवाने पे ये अपघटित हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे बना रहा है C6H5OH और CH3I, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा, मेथिल आयोडाइड बन रहा है यहाँ पे। अब ये जो प्राप्त हो रहा है CH3I, मेथिल आयोडाइड जो बन रहा है, इसको सिल्वर नाइट्रेट के एल्कोहलिक सॉल्यूशन में हम अवशोषित कराते हैं, एब्जॉर्ब करा लेते हैं। तो क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। CH3I रिएक्ट्स विथ AgNO3 और बन रहा है AgI। यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है AgI का और CH3NO2 का निर्माण होता है। अब AgI हमें प्राप्त हो गया। अब इस जो प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त हुआ है इसको हम वॉशिंग जल से धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं और फिर ड्राई कर लेते हैं। सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद इसका वेट ले लेते हैं, इसका भार ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ दिख रहा है AgI का जो वेट होता है 235 ग्राम से और OCH3 ग्रुप है इसका 31 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर वेट है इनका। अब जैसे इस फॉर्मूले में रखेंगे, जैसे मान लीजिए कैपिटल W जो है ये एनिसोल का वेट है और स्मॉल w जो है, स्मॉल w ग्राम इज द वेट ऑफ AgI। तो 235 ग्राम से AgI इक्वल टू 31 ग्राम्स ऑफ OCH3। सो W ग्राम ऑफ AgI इक्वल टू 31/235 इंटू W। इस तरह से हम इसको AgI का वेट यहाँ निकाल लेंगे जो कि हमने ड्राई करके, प्रेसिपिटेट को हमने वॉश करके और ड्राई किया था। अब हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स देखने हो OCH3 की तो 31 इंटू स्मॉल w जो है यहाँ से हमने निकाला अपॉन 235 इंटू 31। तो इस तरह से जो है हम ये इसका एल्कोक्सी समूह का टेस्ट भी कर सकते हैं और इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी हम भारात्मक आकलन हम कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। इसे बोला जाता है जीसल्स विधि या जीसल्स प्रोसेस। तो ये सारी रिएक्शंस है ईथर्स की। तो आज आपका ये कंप्लीट हो गया ईथर। हमने नॉमेनक्लेचर देख लिया, क्लासिफिकेशन देख ली, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन प्रीवियस लेक्चर में लिया था और आज सारी प्रॉपर्टीज ये कंप्लीट हो गई। अब ईथर जो है ये जैसे ऑयल और रेजिन आदि के लिए अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है। अगर इसके यूजेस देखें, विलायक के रूप में कार्य करता है और इसको, और जैसे ये सभी जानते हैं, सर्जरी में एनेस्थेशिया के रूप में इसको निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसके ये यूजेस भी हैं और कुछ रिएक्शंस को बनाने में जो है इसका
उदासीन विलायक या सॉल्वेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो ये आपका आज कंप्लीट हो गया ईथर। थैंक यू।